चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर को देखते हैं। देखो चैप्टर आसान है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा एक बार में। वही बात है। और हमारे वो उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लेना, नहीं किया तो उसमें आपको पता है कि सारे वीडियोज मिलेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज उसमें है, सारी चीज़ें हैं। क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों, लाइव चल रही हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं उसमें, रिकॉर्ड हो जाती हैं सारी क्लास। ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ, डाउट क्लास सब कुछ है। इंट्रोडक्शन देखो इसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल में है? टू वेरिएबल। देखो सुनो ध्यान से, लीनियर इक्वेशन क्या होती है उसको सुनो। सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन को क्या बनती है। इक्वेशन एक आपने नाम सुना होगा, वेरिएबल। वेरिएबल होते हैं जो अल्फाबेट होते हैं ए बी सी डी, वो सारे के सारे वेरिएबल बोलते हैं, जेड तक के। वेरिएबल यहीं खत्म नहीं हो जाते, कुछ एक्स्ट्रा सिंबल भी है जिनको भी आप वेरिएबल बोलते हो, जैसे अल्फा, जैसे बीटा। अभी 10th क्लास में अभी पढ़ेंगे हम इसमें। अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, ठीक है, फाई होता है, थीटा होता है, ये भी वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट, दूसरा आपने नाम सुना होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट जो काउंटिंग होती है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक चलती है, उसको आप कांस्टेंट बोलते हो। याद रखो, जब वेरिएबल को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जैसे मान लो मैंने बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 को बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 2b। ऐसे मान लो मैंने 3 को कांस्टेंट संख्या थी, एक कांस्टेंट नंबर था, इसको मैंने वेरिएबल से यानी कि सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 को अगर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 3c। ये जो बन रहे हैं हमारे पास में वो टर्म बन रही है। ये क्या बन रही है? टर्म बन रही है। और जब टर्म को आपस में ऐड कर दिया जाता है या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो इनको प्लस या माइनस कर दोगे आप, तो उससे हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाएगी, एक एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसका नाम होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिखा 2b को अगर 3c में मैं प्लस कर दूं, तो ये जो हमारे पास में एक एक्सप्रेशन बन गया, इसका नाम होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। इक्वेशन इक्वल टू में, इसके इक्वल टू में कोई भी नंबर और लिख दोगे तो इक्वल का साइन आना ही इक्वेशन कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया कि 2b + 3c और इक्वल टू में मैंने लिख दिया मान लो 7, तो ये एक इक्वेशन बन गई। ऐसे जो हमारी ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं इनको हम इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन के बारे में थोड़ा और सीखते हैं। देखो इक्वेशन के टाइप क्या क्या होते हैं वो सुनो। इक्वेशन इक्वेशन के टाइप, थ्री टाइप से, नॉर्मल थ्री टाइप से इक्वेशन पढ़ते हैं अपन। कौन सी पढ़ते हैं वो सुनो। एक आपने नाम सुना होगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तीसरा होता है क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और जिसमें वेरिएबल की पावर 3 होती है उसमें हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझाऊं तो देखो यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा मान लो 5x + 2y = 7। आप देखो कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कुछ भी पावर नहीं, वहां पे 1 पावर मानी जाती है, यानी कि 5x की पावर 1 मानी जाएगी, 2y की पावर 1 मानी जाएगी। तो जब वेरिएबल की पावर 1 दे रखी हो ना पूरी इक्वेशन में, तो वो होती है लीनियर इक्वेशन। यदि मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं कि मैंने लिखा 5x² और +2x + 7 = 0, ऐसे लिख दिया मैंने, तो इसमें आप देखो वेरिएबल की जो पावर है ना वो मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर देखनी है, ये भी याद रखना। तो मैं लिख देता हूँ MP मतलब मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर, अगर मैक्सिमम पावर 2 है, देखो यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 भी है 2 भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर पूरी इक्वेशन में 2 है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 3 होती है तो आप बोलोगे क्यूबिकल इक्वेशन। मतलब ऐसे लिखोगे 7x³ + 5x² + 2 = 0। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 भी है, वेरिएबल की पावर 3 भी है। पूरी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर हमने देखी तो 3 से ज़्यादा पावर नहीं है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका मतलब जिसमें पावर 3 हो जाती है उसको आप बोलते हो क्यूबिक इक्वेशन। दूसरी एक चीज़ समझने वाली ये है कि इसको मैक्सिमम पावर का ही दूसरा नाम होता है डिग्री। मैक्सिमम पावर को ही क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। मतलब कोई आपको ये इक्वेशन दे के आपको पूछे कि बताओ इसकी डिग्री क्या है,
तो डिग्री मतलब वो मैक्सिमम पावर पूछ रहा है कितनी है वेरिएबल की, तो इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 है, यानी कि इसकी डिग्री 1 है, ऐसे बताओगे आप। ये वाली इक्वेशन देके आपको कोई पूछे कि बताओ इसकी डिग्री क्या है, तो आप देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, 2 से ज़्यादा पावर इसमें कहीं नहीं लिख रखी, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है। ऐसे इसमें देखिए कोई आपको पूछे कि इसकी डिग्री बताओ, तो आप देखोगे इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो यानी कि इसकी डिग्री 3 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर का ही दूसरा नाम डिग्री है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सर इसकी डिग्री जो है ना वो 3 आएगी। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 7x⁴ प्लस 2x+8 इक्वल्स टू 0। अब ये वाली इक्वेशन देख के आपको कोई पूछे कि डिग्री बताओ इसकी, तो आप देखोगे कि इसकी डिग्री बताने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। तो पूरी इक्वेशन में हमने जांच किया, तो यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, तो मैक्सिमम पावर इसकी 4 हो गई, इसका मतलब इसकी डिग्री 4 है। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? वेरी गुड। यस सर। आगे देखो, थोड़ा सा और समझाता हूँ इसको, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। तो हमें ये पता चला कि जो इक्वेशन है ना, जो इक्वेशन है वो 3 टाइप्स की बताई मैंने। पहला मैंने बताया लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। दूसरा मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तीसरा मैंने बताया क्यूबिकल इक्वेशन, क्यूबिकल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने बताया जिसकी डिग्री 1 होती है, तो सीधा मैं बता रहा हूँ जिसकी डिग्री 1 होती है इक्वेशन की उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर जो इक्वेशन होती है वो फिर से 2 टाइप की, वैसे 3 टाइप की भी हो सकती हैं, 4 टाइप की भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली हम 2 टाइप की लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन या तो चलेगी 1 वेरिएबल में, 1 वेरिएबल, या फिर लीनियर इक्वेशन चलेगी 2 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल्स में। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे मैंने लिखा 7x+2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के अंदर जब आपने देखा तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आया, तो यानी कि ये 1 वेरिएबल में चल रही है, क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल है इसमें x, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है और 1 वेरिएबल में। लीनियर का पता हमें इसलिए चला क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और 1 वेरिएबल में है, इसलिए इसको 1 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बोल देंगे। मैंने लिखा 2a + 3a इक्वल्स टू 7। इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो लीनियर इक्वेशन तो ये है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है और ये 1 वेरिएबल में ही है। अब ये मत सोचना कि इसमें से 2 वेरिएबल हो गए, वेरिएबल इसमें एक ही है, ए ही तो वेरिएबल है इसमें, बी तो कहीं पे नहीं आया, एक्स कहीं पे नहीं आया, तो सिर्फ इसमें ए ही आ रखा है, तो इसका मतलब 1 वेरिएबल में चल रही है। इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, जैसे 2a और 3a को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 5a इक्वल्स टू 7 बन गया। तो आप देख सकते हो इसमें एक ही वेरिएबल आया, तो ये भी 1 वेरिएबल में है। अगर 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आएंगी तो देखो इस प्रकार से आ जाएंगे, जैसे मैंने लिखा 2x + 3y इक्वल्स टू 7। आप देखो कि इसमें 2 वेरिएबल आ चुके हैं, एक x आ चुका है और एक y आ चुका है, इसका मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन चल रही है वो 2 वेरिएबल में। इसके बाद में अगर आपने लिखा, मान लो मैंने लिखा 7a + 2b + 3a और इक्वल्स टू 9 लिख दिया। अब इसमें वेरिएबल देखोगे तो इसमें वेरिएबल 3 नहीं है, सिर्फ 2 ही वेरिएबल है। एक तो a आया है, दो बार तो a ही आ गया इसमें, और एक बार b आया है, यानी कि सिर्फ 2 ही वेरिएबल चल रहे हैं इसमें, एक तो a चल रहा है और एक b चल रहा है, 2 वेरिएबल्स हैं। इनको ऐड कर सकते हैं, 7a को 3a में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10a + 2b इक्वल्स टू 9। सोल्व करने पर देखो हमें पता चला कि ये सिर्फ 2 ही वेरिएबल में इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन फिर से मैंने बताया कि एक 1 वेरिएबल में चलेंगी या तो या 2 वेरिएबल में चलेंगी, ऐसे 3 वेरिएबल में भी चल सकती हैं, वो 11th क्लास में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यानी कि इसमें हम 2 वेरिएबल्स में जितने लीनियर इक्वेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया तो एक बार हैंड रेज करो पहले। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आप यहाँ से एक बार कॉपी कर लो, उसके बाद में बनाकर पढ़ेंगे। ये वाला उसी के नीचे उतार लेना है, और इसमें देखो मैंने थोड़ा सा ये भी लिखा कि डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं, ये भी उतार लेना। आगे वाला जो पेज है ना वो इसके नीचे उतारना आपको, लीनियर इक्वेशन के नीचे। दोबारा मत लिखना है पूरा का पूरा।
देखो आगे पढ़ते हैं। तो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं सबसे पहले। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो सुनो। लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन बनती है ना वो इसी फॉर्म से तैयार होती है। जैसे जैसे मान लो कि मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया कि ए की वैल्यू आपको 2 लेनी है, बी की वैल्यू आपको 3 लेनी है और सी की वैल्यू आप 4 ले लो और एक इक्वेशन तैयार करो। तो आप जहाँ पे ए है ना वहां पे तो 2 लिखोगे, बी की जगह आप 3 लिखो और सी की जगह आप 4 लिख दो। जैसे जो इक्वेशन बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, देखो यहाँ पे ए की जगह 2 लिखेंगे तो 2x, बी की जगह लिखेंगे 3 तो ये बन जाएगा 3y प्लस सी की जगह लिखेंगे 4 और इक्वल्स टू में क्या है 0। तो ये देखो लीनियर इक्वेशन बन गई और 2 वेरिएबल्स में। देखो एक वेरिएबल तो x है, इसमें एक वेरिएबल y है और ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है हर जगह। तो इसका मतलब इस फॉर्म से हमने एक लीनियर इक्वेशन तैयार करी है। इसी के बारे में अगर मैं बोल दूं कि अब की बार आपको थोड़ा सा चेंज करना है, ए की वैल्यू आप 3 ले लो, बी की वैल्यू आप -7 ले लो और डी की वैल्यू आप -4 ले लो और एक इक्वेशन बना के दिखाओ। तो आप बनाओगे, आप बोलो सर ए की जगह आपको 3 लेना है तो आप लिखोगे 3x, बी की जगह आपको लेना है -7 लेना है तो आप लिखोगे -7y और सी की जगह सी है यहाँ पे, सॉरी, सी की जगह आपको -4 लेना है, इसका मतलब सी की जगह -4 लिखोगे तो -4 इक्वल्स टू 0। तो ये भी एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। एक वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल y हो गया। तो ये वाली इक्वेशन भी कहाँ से तैयार हुई, इसी इक्वेशन से तैयार हुई है। इसका मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी लीनियर इक्वेशन की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था एक बार कि विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो सुनो ध्यान से, विच ऑफ द, क्वेश्चन भी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, विच ऑफ द लीनियर इक्वेशन in which of the standard form of linear equation, which of the standard form of linear equation, ऐसा था क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म इनमें से कौन सी है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन था आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सेकेंड वाला ऑप्शन है आपके पास में ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल्स टू 0 और थर्ड वाला ऑप्शन है आपके पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और फोर्थ वाला ऑप्शन है आपके पास में ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स की स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में क्वेश्चन था। तो आंसर कौन सा आएगा इसमें बताओ। सर 3 थर्ड। थर्ड आंसर, ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। पूछा गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी गई है लीनियर इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म ये देखो लिख तो रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अब ये मैंने क्या लिखा है देखो, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो अपन चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये मैंने इसी का थोड़ा सा चेंज करके, इसी को चेंज करके थोड़ा सा लिखा है जो कि रॉन्ग है। ये कोई इक्वेशन नहीं होती है, ये आपकी होती है लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, और ये जो होती है ना थर्ड वाली, ये इसमें देखो आप हाईएस्ट मैक्सिमम पावर कितनी आ रखी है, 3 आ रखी है। इसका मतलब ये क्यूबिकल इक्वेशन है। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये किसकी है लेकिन ये क्यूबिक फॉर्म है या क्यूबिकल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तीनों चीजें समझ में आ गई क्या बताओ मेरे को। लीनियर इक्वेशन की भी हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये होती है और क्यूबिकल इक्वेशन की ये होती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखनी है। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ लीनियर इक्वेशन के बारे में, तो हो सकता है क्वाड्रेटिक के बारे में पूछ ले आपको
या फिर क्यूबिकल के बारे में पूछ ले। आगे पढ़ते हैं। देखो सुनो, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में मैंने बता दिया। अब हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। अब मान लो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखो सॉल्यूशन कौन से हो सकते हैं वो देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन देखेंगे, ध्यान देना मेरी बात पे। मान लो मैंने दो लीनियर इक्वेशन ले ली। एक इक्वेशन को मैंने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन मान ली मैंने, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन मैंने ले ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो मैंने लीनियर इक्वेशन ले ली सबसे पहले। अब इसमें हमारे सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। याद रखना, एक लीनियर इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। इससे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन कहाँ पे, जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो उससे इसको जब सोल्व करेंगे ना तो उससे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ऐसी दूसरी इक्वेशन से एक दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अभी जो दो लाइनें जाती है ना, दो इक्वेशन से दो लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। तो ग्राफ के अंदर जो दो लाइनें जाती हैं उनकी क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं वो सुनो। फर्स्ट कंडीशन हो सकती है या तो वो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं। भाई कौन सी कंडीशन हो सकती है? हो सकता है कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं, या फिर कंडीशन हो सकती है कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चली जाएं, मतलब कभी आपस में इंटरसेक्ट ही ना करें। या फिर तीसरी कंडीशन हो सकती है कि एक लाइन जो जा रही है ना, दूसरी लाइन जस्ट इसके ऊपर से ही निकल जाए। ये तीन ही कंडीशन हो सकती है लाइनों की। या तो वो एक जगह पे कट कर जाएं, या फिर वो कहीं पे कट ही ना करें, दोनों पैरेलल निकल जाएं, या फिर एक लाइन जो जा रही है ना, दूसरी लाइन जस्ट इसके ऊपर से ही निकल जाए। ये तीन ही कंडीशन पॉसिबल है। तो इन तीनों को देखो कैसे, तीनों से सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सुनो ध्यान से। पहली कंडीशन, यदि हमारे पास में, हम क्या करेंगे, इनका रेशियो चेक करेंगे। a1 का रेशियो लेंगे a2 के साथ, b1 का लेंगे b2 के साथ और c1 का लेंगे c2 के साथ। यदि a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल टू आ जाता है b1 अपॉन b2 के, यानी कि a1 और a2 को डिवाइड करके देखा और b1 b2 को डिवाइड करके देखा और वो इक्वल नहीं आते, इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा ना लाइन का, तो जो दो लाइन हो जाएंगी वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करके जाएंगी आपस में। तो लाइन की कंडीशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ और सॉल्यूशन मैं उसका यहाँ लिख रहा हूँ। तो जो लाइन होंगी ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाएंगी, मतलब एक लाइन इधर जा रही है तो दूसरी लाइन इसको कट करके जाएगी और एक जगह पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। और जब लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। अगर लाइन एक जगह पे कट करती है तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि जब आप a1 a2 b1 b2 करके देखते हो ना, यानी कि a1 अपॉन a2 करके देखा, b1 अपॉन b2 करके देखा, वो इक्वल हो गए और c1 c2 इक्वल है नहीं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जब a1 a2 और b1 b2 का रेशियो इक्वल हो जाए और तीसरा रेशियो इक्वल ना हो, तो उस कंडीशन में जो लाइन जाएंगी ना वो पैरेलल लाइन चली जाएंगी एकदम से। यानी कि दो लाइन जाएंगी, वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। एक लाइन इधर जा रही है तो दूसरी लाइन भी इधर जाएगी, दोनों की दोनों पैरेलल रहेंगी। तो लाइन की कंडीशन क्या लिख दी, लाइन हो जाएंगी पैरेलल। यहाँ पे लाइन हो जाएंगी कौन सी, इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइन हो जाएंगी जब दो लाइन पैरेलल चलेंगी। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब दो लाइन पैरेलल चलेंगी तो कहीं पे आपस में कट ही नहीं कर रही। अगर लाइन आपस में कटेंगी नहीं तो हमें कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो इसका आंसर सॉल्यूशन जो हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि तीनों ही बराबर हो जाएं, यानी कि तीनों के तीनों रेशियो बराबर हो जाएं। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों रेशियो अगर बराबर हो जाएं, उस टाइम जो लाइन जाएंगी ना वो कैसे जाएंगी, उस टाइम जो लाइन जाएंगी वो जाएंगी, एक लाइन सीधी जा रही है, दूसरी लाइन जस्ट इसके ऊपर से निकल जाएगी। मान लो एक ग्रीन वाली लाइन गई और एक रेड वाली लाइन है जो जस्ट इसके ऊपर से ही निकल जाएगी। ठीक है, तो दोनों लाइन जब ऊपर नीचे हो जाती हैं, लगातार ऊपर नीचे चलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं, जो लाइन ऊपर नीचे चली जाएगी उसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और जब दोनों ही लाइन ऊपर नीचे जा रही हैं, इसका मतलब ये हर जगह से टच कर रही हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, जब तक लाइन टच नहीं होती तब तक हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। इन दो लाइनों ने एक जगह पे टच किया है, एक जगह पे कट किया है, इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि एक ही जो चीज एक होती है वो यूनिक है। और इन लाइनों ने कभी आपस में मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं किया, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लाइनों ने इंटरसेक्ट ही नहीं किया।
और तीसरा ये एक लाइन है, दूसरी लाइन जस्ट इसके ऊपर से जा रही है, इसका मतलब इसका हर जगह सॉल्यूशन मिल जाएगा अपने को, क्योंकि हर जगह से टच है, तो इसके मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आप लिखोगे मैनी सॉल्यूशन। तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, तीन ही कंडीशन पॉसिबल है, तीन सॉल्यूशन हो गई। यहाँ तक समझ में आएगा, बताओ मेरे को। वेरी गुड। कॉपी करो अभी इसको, पहले पीछे वाला कॉपी करो। ये वाला कॉपी करो। इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखो, मान लो मैंने दो इक्वेशन ली, अब उसमें से देखना है कि ये जो इक्वेशन रहेंगी वो कौन सी कंडीशन में रहेगी, मतलब उसकी लाइन क्या रहेगी और उनका सॉल्यूशन क्या रहेगा। मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 5x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिख दी। सेकेंड इक्वेशन लिखी मैंने 10x प्लस 4y इक्वल्स टू 14 इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड, इसका चेक करेंगे। और एक इक्वेशन और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मान लो ये सेकंड क्वेश्चन है। मैं लिखा 7x प्लस 2y इक्वल्स टू या फिर प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मैं लिखा 14x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। हमें चेक करना है कि हमने जो तीन कंडीशन देखी थी उनमें से कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा। तो लाइन की कंडीशन क्या रहेगी और सॉल्यूशन इनका क्या रहेगा। करने का तरीका ये है कि आप इसको देखो, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 और ये C2। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 सभी को अपॉन में करके देखते हैं, इनका रेशियो चेक करेंगे। तो मैं कर रहा हूँ सिर्फ 5 के अपॉन में क्या लिखेंगे 10 लिखो, 2 के अपॉन में क्या लिखो 4, तो 2 अपॉन 4 लिख लो, 7 के अपॉन में 14 लिख दो, तो 7 अपॉन 14। कैंसिल कर रहे हैं, हो रहा है। तो ये देखो कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 यानी कि 1 अपॉन 2 आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कि 1 अपॉन 2 आया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 यहाँ से भी 1 अपॉन 2 आया। और तीनों पार्ट इसके इक्वल हो रहे हैं। तीनों पार्ट अगर इसके इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो लाइन रहेंगी वो एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। एक लाइन जा रही है, दूसरी लाइन जस्ट इसके ऊपर से निकल जाएगी, जिसको अपन कोइंसिडेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखो A1 अपॉन A2 B1 B2 C1 C2 तीनों इक्वल रह जाए तो लाइन रहेंगी कोइंसिडेंट, और इसके सॉल्यूशन होंगे मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन हर जगह पे टच होती चलेगी इसलिए मैनी सॉल्यूशन हो गई। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये रहता है। तो इस कंडीशन में कौन सी रहती है लाइन, जो रहती है वो लाइन रहती है कोइंसिडेंट लाइन, और जो सॉल्यूशन रहता है वो रहता है मैनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आ जाएगा मैनी सॉल्यूशन। दूसरा चेक करते हैं। सबसे पहले रेशियो लेके देखेंगे, सबसे पहला काम यही है। तो 7 अपॉन 14 प्लस, सॉरी प्लस नहीं लगाना, इक्वल का साइन देखना कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पहले तो आप कोई भी साइन मत लगाओ, इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो बाद में देखेंगे। उसके बाद में 2 के अपॉन में लिखोगे 4, तो 2 अपॉन 4, और 8 के अपॉन में लिखोगे 9, तो 8 अपॉन में 9। कैंसिल आउट करो, देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 यानी कि 1 अपॉन 2 आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कि 1 अपॉन 2 आ रहा है, और 8 अपॉन 9 कैंसिल आउट नहीं होते, तो 8 अपॉन 9 सेम ही लिख दो। पहला पार्ट इसमें बराबर है और दूसरा जो रेशियो वो इक्वल नहीं है इसके। तो जब पहला रेशियो इक्वल हो तो कंडीशन कौन सी बन जाएगी, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, और तीसरा भाग इसका इक्वल नहीं है। और जब ये कंडीशन होती है तब कौन सी लाइन जो रहती है वो पैरेलल रहती है। जब पहला भाग इक्वल आ जाता है तो लाइन भी पैरेलल चलती है, तो एक लाइन जाएगी दूसरी लाइन इसके पैरेलल चलेगी, मतलब कहीं पे भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देखो देख सकते हो आप, A1 A2 B1 B2 के इक्वल रहता है और तीसरा पार्ट इसके इक्वल नहीं रहता रेशियो, तब जो लाइन रहती है वो पैरेलल लाइन रहती है। और लाइन पैरेलल रहेंगी तो कहीं पे कटेंगी नहीं, तो उसका सोल्यूशन भी कुछ नहीं है, तो नो सोल्यूशन, क्योंकि लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहीं उसका सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा, लाइन तो रहेंगी पैरेलल। कोई लाइन के बारे में पूछे तो आप बताओगे सर लाइन तो पैरेलल रहेंगी और सॉल्यूशन रहेगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। समझ में आया तो एक बार हैंड रेज करोगे। तो एग्जांपल उतार लो एक बार। में से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, तीन कंडीशन है, तीनों में से कौन सी फॉलो करेगा, कौन सी कैटेगरी में रहेगा वो बताना आपको। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, टू एक्स प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दूसरी मैंने लिखी 8x माइनस
8x हो गई और यहाँ पे 12y और प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। करो चेक इसको। देखो ये वाला जो क्वेश्चन दिया था मैंने, क्या फिर से समझाता हूँ इसको। देखो ध्यान से समझना, इसमें आपने नो सॉल्यूशन बताया, नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइन बताइए, पैरेलल लाइन नहीं आएगा इसका आंसर। रेशो चेक करते हैं, 2 के अपॉन में क्या लेंगे अपन, 8 लेंगे, 3 के अपॉन में लेंगे -12 है, तो यहाँ पे 3 के अपॉन में लो, माइनस का 12 लो, और -5 के अपॉन में 7, इसके साइन भी साथ में लेने हैं, -5 के अपॉन में 7, इनको कैंसिल आउट किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि 1/4 आया। ये क्या, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अब माइनस का 12 था तो 4 भी माइनस का आएगा, यानी कि आ जाएगा 1/-4, और ये नंबर कैंसिल आउट हो नहीं रहा, यानी कि माइनस का 5/7। तो पहला जो पार्ट है, पहला जो रेशियो, वो इक्वल नहीं है, क्योंकि एक प्लस का 1/4 है, एक माइनस का 1/4 है, तो ये इक्वल तो नहीं हुए। जब पहला पार्ट इक्वल ना हो तो सेकंड वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि कौन सा बन रहा है इसमें से, ये बन रहा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। A1 A2 B1 B2 की इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं होते तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। देखो यहाँ पे A1 A2 B1 B2 की इक्वल नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। और यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि जहाँ पे एक ही जगह पे कट किया इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो तो आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, और जो इसकी जो लाइन की कंडीशन रहेगी वो रहेगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। आगे के समझ में बताओ। यस सर। साइन के बिना नहीं करना, साइन साथ में देखने, ठीक है, तब जाके चेक करना है कि प्लस में रहेगा कि माइनस में, कि इक्वल रहेंगे कि नहीं रहेंगे।